गुड इवनिंग, नमस्कार। कल की क्लास में हम लोगों ने नंबर सीरीज पढ़ा था, कुछ मिसिंग नंबर भी पढ़ा था। मिसिंग नंबर मतलब जो स्क्वायर के अंदर पढ़ा था, उसी क्रम को थोड़ा सा आज आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे प्रैक्टिस करने के लिए, या यूं कहिए कि अपने आप को चेक करने के लिए। ये चेक करना भी बड़ा जरूरी होता है ना। एक थ्योरी है, आप भी याद कर लीजिए। पहला, नो योर सेल्फ, यानी अपने बारे में जानो, कभी गलतफहमी मत रहो। दूसरा, चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करो, कहां खड़े हो। अगर पास हो गए सो गुड गुड, और अगर फेल हो गए तो हैव फेथ योर सेल्फ। तो ये जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो ये तीन बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। पहला, नो योर सेल्फ। दूसरा, चेक योर सेल्फ। और तीसरा, कुछ गड़बड़ हो तो हैव फेथ योर सेल्फ। सो हम लोग जहां पे कल क्लास खत्म हुई थी उसी से आगे बढ़ते हैं। एक एक करके दो चार प्रश्न आपके सामने आएंगे, फिर इस टॉपिक के बाद हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे। तो पहले चेक योर सेल्फ, ये रहा पहला प्रश्न। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले या आपके अटेम्प्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक गुजारिश है कि पहला काम प्रश्न ध्यान से पढ़ना। पहला काम प्रश्न ध्यान से पढ़ना। एक बार पढ़ना, न समझ में आए दो बार पढ़ना, तीन बार पढ़ना। प्रश्न जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि होना क्या है। तो लेट्स ट्राई करिए। निकिता कुमारी, सी सेट टाइम से कंप्लीट होगा, एकदम निश्चिंत रहिए। खुशबू तिवारी, प्रश्न को समझना पड़ेगा। मैंने क्यों कहा कि तीन बार पढ़िए, दो एक बार नहीं समझ में आता दो बार पढ़िए, दो बार नहीं तो तीन बार पढ़िए, प्रश्न को समझिए। पहली बात तो प्रश्न ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हो, सिर्फ कमेंट लिख रहे हो कि प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कोई गलत पद नहीं दिख रहा है। ऐसे देश थोड़ी चलेगा। देखो,
मैं प्रश्न पढ़ूंगा और वैसे ही पढ़ूंगा जैसे एक आम इंसान पढ़ता है, यानी जिसको कुछ नहीं आता वो कैसे पढ़ेगा और क्या देखेगा क्या सोचेगा। ये देखो, एक दिए गए अनुक्रम में, अनुक्रम दिया है 3, 3 के बाद 2 है, तुरंत अपने कान खोल दीजिए। उसके बाद है 7 और 7 के बाद है 4, फिर है 13, फिर है 10, फिर है 21, फिर 18, 31, 28, 43, 40 में गलत पद को सही पद से बदले, यानी जो गलत पद हो उसको हटा करके सही पद इन 4 ऑप्शन में से है उसको बदलें। जहां विषम पद और समपद, विषम और समपद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर जो नंबर्स हैं अगर आप इतना भी नहीं देख पा रहे हो कि सम संख्या और विषम संख्याओं का पैटर्न है, कैसे? 3 विषम संख्या है, 7 है, 13 है, 21 है, 31 है और 43, ये विषम संख्या है। और सम संख्याओं में क्या है, 2, 4, 10, 18, 28 एंड 40, ये क्या है, सम संख्या है। तो इनका एक पैटर्न बन रहा होगा। आइए देखते हैं क्या है पैटर्न, यही लिख देता हूं, 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43 और 40। सम और विषम वो शब्द का इस्तेमाल है ना, सम और विषम, विषम और सम 2 पद दिए हैं, तो हमें सिर्फ ये देखना है क्या सम विषम संख्याएं हैं, बिल्कुल है। तो सम संख्याएं किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, विषम संख्या किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, यही हमें देखना है। और प्रश्न में साफ साफ कह रहा है कि विषम पद और सम पद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। समान पैटर्न का मतलब वो अगर एक में 1, 2, 3, 4 करके बढ़ रहा है तो दूसरे में भी ऐसा होगा, एक घट रहा है तो दूसरे में भी घट रहा होगा। ये देखते हैं, 3 का 7 से, 7 का 13 से, 13 का 21 से, 21 का 31 से, 31 का 43 से, ये क्या है, विषम संख्या है। क्या पैटर्न है, 3 से 7 होने में +4, 7 से 13 होने में +6, 13 से 21 होने में +8, 21 से 31 होने में +10 और 31 से 43 होने में +12, यही पैटर्न है। अब हमें देखना है क्या सम संख्या में फॉलो करता है, चेक करते हैं। चालीस और 28 में +12 हो रहा है, 18 से 28 में +10 हो रहा है, 10 से 18 में +8 हो रहा है, 4 से 10 में +6 हो रहा है और +6 के बाद क्या होना चाहिए, +4। अगर 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए, जबकि यहां 4 लिखा है। इसका मतलब जो 2 है वो क्या है, गलत है, इसके स्थान पे आना चाहिए 0। अगर यहां 0 रख देंगे, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 6 जोड़ेंगे 10, 8 जोड़ेंगे 18, आ गया आंसर। यह है पैटर्न पकड़ना, यानी प्रश्न को आप जब तक गहराई से नहीं देखोगे नहीं क्लियर होगा। क्लास चल रहा है, जिनका क्लास नहीं चल रहा है या तो नेट का इश्यू है या मोबाइल में कोई इश्यू है, फ्लाइट मोड में कर ले, रिफ्रेश कर लें। ये रोज का ड्रामा है, रोज क्लास में कोई ना कोई कहता है, बच्चा बताते भी हैं कि फ्लाइट मोड में कर लो, रिफ्रेश में कर लो। कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा बेटा, उसको थोड़ा ठीक कर लो, कोई बात नहीं। गलत और सही तो जीवन के 2 अंग हैं। मैंने कहा ना, नो योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ एंड हैव फेथ योर सेल्फ। गलत हो गया कोई बात नहीं, अगले प्रश्न में दिमाग लगाएंगे। पर मेरी एक बात सुनो, जब तक आप अपने दिमाग से ये नहीं निकालोगे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग की दुनिया से बाहर निकलो। रीजनिंग एसएससी में आता है, बैंक में आता है, कांस्टेबल पटवारी के एग्जाम में आता है, ये सीसेट पढ़ रहे हो। और मैंने आपको बताया सीसेट क्या है, सब्जेक्ट और टॉपिक तो लेने ही पड़ेंगे।
सी सेट का मतलब हुआ यूपीएससी प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जिसका अपना जनरल मेंटल एबिलिटी अच्छा होगा वो प्रश्न को पढ़ करके तुरंत अंदाजा लगा लेगा कि क्या करना है। आपको बस वही नेक काम करने हैं। क्लास चल रहा है, रिफ्रेश कर लीजिए। बिल्कुल इंक्रीज ऑर्डर में भी लिख के कर सकते हैं, दोनों तरफ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा। वो तो मैं जानबूझ के उधर से, चूंकि इधर से गया था तो इसलिए उधर से वापस लौट आया। आप दोनों तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जा सकते हैं। अगला प्रश्न, अब इस बार भी प्रश्न को ध्यान से ही पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। और ये आया है 2021 में, 2021 में। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, नहीं पढ़ने पे नहीं आएगा। कोई बात नहीं निकता, ये प्रश्न करो, इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी मैं आपको उस प्रश्न को करवा दूंगा। आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चूंकि आपने ट्राई किया नहीं आया, अब आपको ये लग रहा होगा कि एग्जाम में तो व्यक्ति डिक्रीजिंग भी ट्राई कर सकता है, इंक्रीजिंग भी कर सकता है। भाई वहां थोड़ी पता चलेगा डिक्रीजिंग में आना है कि इंक्रीजिंग। ये तो मेरी क्लास थी, मैं डिक्रीज कर गया। अब एग्जाम में तो जो दिमाग कहेगा वही करेगा आदमी। तो आप बिल्कुल चिंता न करो, अभी मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर से भी आपको ये सिखा दूंगा कि यदि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी जाते हो तो कैसे होगा। सो डोंट वरी। कह रहा है नीचे दो पंक्तियों में दो सर्वसम। अब जिसको ये नहीं समझ में आएगा सर्वसम का मतलब क्या होता है, उसका नेटवर्क वैसे भी फेल कर जाएगा। सर्व मतलब सभी, सभी जगह
सम मतलब समान, तो सर्वसम का मतलब यही होता है। कोई नहीं बेटा, बनाते हैं। अनुक्रम दिए गए हैं। अब कह रहा अनुक्रम सेकंड के लिए सी के स्थान पे क्या आएगा, पूछ रहा है सी के स्थान पे क्या आएगा। अब सी के स्थान का जो अनुक्रम है उसके स्थान पे क्या आएगा ये हमें तब पता चलेगा जब हम पहले अनुक्रम को समझेंगे। पहले अनुक्रम में क्या हो रहा है, 8 के बाद 4 हो रहा है, तो देखने में पता चल रहा आधा हो रहा है। 4 से 6 हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है। 6 से 15 होना है, यानी 6 दूनी 12, 3 15, यानी 2.5 गुना हो रहा है। और ये 15 3 45 ज्यादा, यानी ये 3.5 गुना हो रहा है। इस तरह क्रम चल रहा, आधा, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, इस तरह क्रम में चल रहा है। ये आप यहां देख के अंदाजा लगा सकते हो। तो यहां है 5, तो यहां पे क्या होगा, 5 का आधा, तो ए की जगह आएगा 2.5, आधा हो जाएगा। 5 का आधा क्या होगा, 2.5। अब b की जगह क्या हो रहा है, 4 और 6 के बीच में 1.5 गुना हो रहा है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 1.5, 1.5, तो 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37, 1 और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.75। देख लीजिए, क्योंकि 1.5 गुना होगा ना। लेकिन वो हमसे पूछ रहा है सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू के लिए हमें 2.5 गुना करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। अब जब 2.5 गुना करेंगे, 3.75 में 2.5 गुना करो, 2.5 से गुणा कर दो, 55 25, 5 7 35, 2 37, 5 3 15 3 18, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 3 6 1 7, 5 7 8 5 13, 7 1 8 1 9, और दशमलव 1 2 3, तो 9.375। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऐसे आएगा। प्रश्न में उतरना पड़ेगा ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, जो नोट करने वाले हैं अब तक नोट कर लिए होंगे। इसके पहले वाला जो प्रश्न कराया, एक बच्चा पूछ रहा है कि आप इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए, उधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए, अगर हम दोनों तरफ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते तो क्या होता, दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, एक बार इसको मैं फिर बताऊंगा, लेकिन पहले उसको बता दूं। एक बच्चे ने पूछा कि मैं दोनों में, मैं क्या किया था, मैं इधर से 4 6 8 12 करके गया, उधर से 12 10 8 6 करते आए, बताया ये गलत हो गया। एक बच्चे के मन में ये कंफ्यूजन, अगर दोनों में हम इधर से ही चलें तो क्या होगा सॉरी, अगर दोनों में इधर से ही चलें इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या होगा, कैसे हमें पता चलेगा गलत है सही। क्लास नहीं चल तो रहा है क्लास। रोशनी त्यागी, आप लगातार एक्सरसाइज कमेंट करने में कर रही हो, है ना। आपका नाम इतना अच्छा है तो नाम के हिसाब से काम करो। और रोशनी का मतलब यह होता है कि जब पढ़ाया जा रहा हो तो आप उस पर फोकस करो कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। आप तो कमेंट लिखने में बिजी हो, तो कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और तो सारे लोगों को क्लियर है। तो आप फोकस करो क्लास पे, और थोड़ी देर के लिए कमेंट करना बंद कर दो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां फोकस करो।
4, 6, 8, 10, 12, ये तो ठीक है। मान लो कि आपसे गलती हो गई, आपने सोचा कि इधर भी बढ़ा के देखते हैं, तो आप बढ़ाएंगे, 2 के बाद 4 हो रहा है तो +2 होगा, 4 के बाद 10 हो रहा है तो +6 हो रहा है, ध्यान से देखना, और 10 के बाद 18 हो रहा है तो +8 हो रहा है, 18 से 28 हो रहा है तो +10, 28 से 40 यानी 28 से 40 तो क्या हो रहा है +12, दिख गया। अब मान लो कि आपने गलती से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिख दिया, अब तो अगर अच्छा इतना लिखने के बाद आपके दिमाग में ये हमेशा रहना चाहिए समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं दोनों, ऊपर और नीचे, तो ये और ये समान है, ये समान है, ये समान है, ये समान है, तो जाहिर सी बात है अब आपके दिमाग में दो बात आएगी कि या तो ये गलत है या तो ये गलत है, क्योंकि 6 के बाद तो 4 ही आना चाहिए। अब देखो ना, 12 है, 10 है, 8 है, 6 है, तो इसके बाद तो 4 ही आना चाहिए, तो 3 और 4 7 यानी 3 सही है, और 2 4 हो रहा है, यानी अगर यहां पे 0 हो जाए इस जगह पे, तब यहां पे हम +4 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 क्या है, गलत है, और सही क्या होना चाहिए, 0। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एक बच्ची लिख रही है पढ़कर बनाने पे गलत हो जा रहा है, बिना ध्यान दिए ऑप्शन से कर रही है तो सही हो जा रहा है। आपको बताऊं, विद्यार्थी 3-4 तरह के ऐसे होते हैं जो यूपीएससी में या किसी एग्जाम में देने जाते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं। अब देखो, ये तो समझ में आ गया, जिस बच्ची ने पूछा था निकिता ने, उनको क्लियर हो गया होगा, अन्य लोगों को भी। 4 तरह के ऑप्शन होते हैं, ए, बी, सी और डी। 4 तरह के लोग होते हैं ऑप्शन करने वाले। अब मैं बता रहा हूं कैसे करते हैं, इसके 2 तरीके बता रहा हूं। एक बार एक आदमी से पूछा कि आप एग्जाम में गए तो कैसे आंसर कर रहे थे। कहा जब मैं एग्जाम में गया तो अपने लेफ्ट और राइट में देखा, जो मेरे बाएं बैठा था वो कल्लू था। कल्लू कभी क्लास में आता ही नहीं था, पढ़ता भी नहीं था, पूरे घर में नालायक घोषित था। उसने ऑप्शन सी लगा रखा था, तो मैंने समझ लिया कि ऑप्शन सी गलत है। फिर मेरे दाहिने साइड में मल्लू बैठा था, मल्लू, और मल्लू उससे बड़ा नालायक था, उसने लगा रखा था ऑप्शन ए, तो मैं समझ गया कि इसका भी गलत ही होगा। अब बचे 2 ऑप्शन बी और डी। फिर मेरे मन में आया कि ऑप्शन डी होगा। फिर मैंने सोचा कि मैं ही कौन सा शरीफ आदमी हूं, कल्लू मल्लू की श्रेणी में ही आता हूं, उसी लेवल का बाबा हूं, और अगर मेरे दिमाग में डी आ रहा है तो डी भी गलत ही होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक तरीका ये हुआ। दूसरे टाइप के क्या होते हैं बच्चे, एबीसीडी 4 ऑप्शन होते हैं। एक तो होते हैं जो खूब पढ़ के जाते हैं, खूब मेहनत करते हैं एग्जाम में, वो उन्होंने एक ऑप्शन टिक किया। दूसरे वो होते हैं कि उनको 50-50 रहता है, टिक कर देते हैं। तीसरे ये वो होते हैं कि दाएं बाएं देखे, जिन्होंने जो लगाया वो सही कर देते हैं। और एक चौथी कैटेगरी होती है, वो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ऊपर वाले का नाम लेते हैं, कहते हैं ऊपर वाला बता कौन सा, ऊपर वाला जो बता देता उसे भी टिक कर देते हैं। तो सबसे आसान तो ऊपर वाला है, फटाफट फटाफट कार्यक्रम करते चले जाओ। अब मैं समझता हूं समझ गए होंगे सारे लोग, इसको फिर से देख लो, बता देता हूं। जो ये अनुक्रम है दोनों सर्वसम है। सर्वसम का मतलब जो पैटर्न पहले में है वही दूसरे में है। दैट्स क्लियर। अब नीचे वाले पैटर्न में तो 5 के बाद ABCD ही लिखा है, तो यहां तो हम कोई चमत्कार कर नहीं सकते, पर हम यहां चमत्कार कर सकते हैं ऊपर वाले में। कैसे करेंगे चमत्कार, जब अपने दिमाग को खोल के रखेंगे। और आपको याद ऐसा नहीं है आज ये मैं पहली बार प्रश्न दे रहा हूं, परसों से पढ़ रहे हैं हम लोग लगातार, ऐसे प्रश्न कर भी चुके हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे 8 है ये 4 तो आधा हो रहा है, ये 4 है ये 6, ये देखो ये इसका आधा हो रहा है यानी 0.5 पढ़ चुके हैं। ये इसका 1.5 गुना हो रहा है 1.5, ये हो रहा है 2.5 गुना, है ना। तो आधा 1.5 गुना 2.5 गुना तो हो ही रहा है। फिर भी अगर मन में संतोष नहीं होता तो आप इसको भी ट्राई कर लो, ये 3.5 गुना होगा,
कैसे? 15 तियां 45 और 15 का आधा होता है 7.5 और 45 7.5 जोड़ दिए तो 7 5 12 52.5 आएगा। बिल्कुल है। और इसका मतलब ये क्या होगा? 4.5। आप ट्राई करके देख लो। तो इस प्रश्न में यूपीएससी ने सी की वैल्यू पूछी। अब यूपीएससी का अगर मूड खराब है और आप 2026 में पेपर दे रहे हो या 27 में, तो यही सेम प्रश्न, यही सब कुछ डेटा वो रिपीट कर देगा और इस बार वो सी नहीं पूछेगा, इस बार ई की वैल्यू पूछ लेगा। और मान लिया पेपर बनाने वाले का मूड खराब है, पत्नी से झगड़ा करके आया है, तो ई पे भी नहीं रखेगा, एफ और जी भी कर देगा, फिर जी के बारे में पूछ लेगा। तो आपको बेटा तो पैटर्न लगाना पड़ेगा ना, गुणा तो करना ही पड़ेगा। तो मेंटली उसके लिए हम तैयार रहें। तो 5 का आधा 2.5, तो ए की वैल्यू हो गई 2.5। अब 2.5 से इसमें आने में 1.5 गुना करना पड़ेगा, तो बी की वैल्यू कर दिया 1.5 गुना, 3.75 आ गया। और बी से सी पे जाने में हमें 2.5 टाइम यानी 2.5 गुना करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 3.75 में 2.5 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया। और अगर इसी में वो डी की वैल्यू पूछता तो 9.375 में फिर हम 3.5 से गुणा करते और जो आंसर आता वो होता। और मान लिया वो भी ना पूछता, ई पूछता, तो फिर डी की जो वैल्यू आती उसमें फिर 4.5 गुना करते, उससे गुणा करते तो आ जाता। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, पर मन लगा के पढ़ते रहिए। और अब आप समझ भी गए होंगे। वो तोता वाली कहानी याद है ना? समझ तो गए ही होगे। वो इसीलिए सुनाया था कि जब ज्यादा डाउट हो तो याद रखना, समझ तो गए ही होगे। अब चलो ये प्रश्न करो आप। ये 2018 में आया था और ये कैलेंडर से रिलेटेड है और सीरीज भी है। याद रखना ये प्रश्न कैलेंडर का नहीं है, पर कैलेंडर इसमें इन्वॉल्व हो गया है ना? ये प्रश्न है नंबर सीरीज का, ये एक पैटर्न फॉलो करेगा। अब आपको बताना है किस अनुक्रम का अगला पद यानी यहां पे क्या आएगा। अगर कैलेंडर ध्यान से पढ़ा है तो हो जाएगा बेटा। यह पूछता आकाश चौधरी तो फिर उसके आगे हो जाता।
ठीक है बच्चा, अब हम देखते हैं 4/12/95 से लेके 1/1/96 तक। 4/12 का मतलब 4 दिसंबर। दिसंबर कितनी दिन का होता है? 31 दिन का। तो 4/12, 4 ले लिया तो 31 में 4 घटाएंगे 27 हुआ, और एक ये 28, यानी 28 दिन का गैप है। 1/1/96 से 29/1/96 तक, ये भी 28 दिन का गैप है। ठीक है। 29/1/96 से 26/2/96। 29/1/96 मतलब जनवरी 31 का होता है, तो 29 के बाद 30/31, 2 दिन ये हो गए, और 26 ये, 28 दिन ये भी हो गया। अब यहां नेटवर्क थोड़ा सा ठीक करने लायक है। कैसे? याद रखना 96 जो है लीप ईयर है, अधिवर्ष पढ़ चुके हैं, और 96 4 से डिवाइड भी हो जाएगा, अर्थात फरवरी 28 की नहीं 29 की होगी। तो 26 फरवरी यहां हो गई, तो 3 दिन तो फरवरी के हो गए, 27, 28, 29। 28 दिन का डिफरेंस निकालना है, तो 3 दिन फरवरी वाले और 25 दिन मार्च वाले। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिनका ऑप्शन बी सही है उन सबका सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, अभिषेक यादव, मैं कहां जाता हूं? मैं तो कहीं नहीं जाता हूं, बोर्ड से साइड में हो जाता हूं, क्योंकि मैं दिखता रहूंगा तो लोग एफर्ट नहीं करेंगे। और जब आपकी मोबाइल की स्क्रीन से मैं थोड़ा सा बाहर हो जाता हूं और कोई प्रश्न दूंगा, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मैं सामने रहूंगा, लोग उस पर फोकस ही नहीं, उनको लगेगा भी गुरुजी बताएंगे ही। जब मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, मैं हट गया, फोटो हट गई मेरी, तो सिर्फ कौन बचा? प्रश्न और आप। और आप दोनों के बीच में आने वाला मैं कौन होता हूं? पता ही है, दो लोगों के बीच में एंट्री नहीं करनी चाहिए, तो मैं साइड में हो जाता हूं। फिर आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। सही या गलत ये मैटर नहीं करता, सही या गलत मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि काम प्रयास का होना चाहिए। ये 2013 का प्रश्न है, आशा करता हूं आप इसे कर लेंगे। हाँ सही बात है, कमेंट भी तो पढ़ना रहता है बगल में बैठ के, नहीं कैसे पता चलेगा कौन कौन क्या खुराफात कर रहा है।
गुड। अब जाहिर सी बात है इतना बड़ा नंबर ऐसे तो आएगा नहीं। 7 का क्यूब 343 और 3 का क्यूब 9। सॉल्व करिए। सेवन का क्यूब 343, 3 का क्यूब 27, 7 3 10, 4 2 6 1 7, 370। इसी तरह 6 का क्यूब 216, 2 का क्यूब 8, 224। 1 का क्यूब तो एक ही होगा, हमें और कितना चाहिए? 729। 729 किसका क्यूब होता है? 9 का। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम आपको लग चलते हैं एक नई दुनिया में, और नए टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। हिंदी में कोडिंग और डिकोडिंग। ये टॉपिक का नाम है। नया टॉपिक अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, बिना क्यूब के भी सही हो सकता है, ये तो अपनी समझ की बात है ना कि आप कितना समझ का इस्तेमाल करते हैं। समझ का इस्तेमाल करेंगे बिना क्यूब के सही होगा। ठीक है, अब हम नए टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग 4 से 5 प्रकार पढ़ेंगे। पहला, नंबर कोडिंग पढ़ेंगे, यानी नंबर के साथ नंबर दिए हुए होंगे, उनके रिलेशन निकालने होंगे। दूसरा, हम लोग पढ़ेंगे लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर कोडिंग का मतलब हुआ, जैसे किसी ने कहा प्रयागराज की कोडिंग 49, पटना की कोडिंग 35, तो दिल्ली का कोड क्या होगा? यानी लेटर के साथ नंबर्स दिए हुए होंगे। दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार हम पढ़ेंगे लेटर टू लेटर। जैसे कहेगा कांग्रेचुलेशन का मतलब होता है CBDL, हेलो का मतलब होता है CBY, तो नमस्ते का कोड क्या होगा? यानी लेटर टू लेटर इसे कोड कहते हैं। तीसरा होगा स्टेटमेंट कोडिंग। स्टेटमेंट कोडिंग क्या होती है? जैसे कहेगा सफेद को लाल, लाल को हरा, हरा को नीला, नीला को पीला, पीला को काला, काला को नारंगी, तो दूध का रंग क्या होगा? एक और कैटेगरी होती है। जैसे कहा मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन इज अ गुड बॉय, सा फा मा ले। अंकिता इज ए गुड गर्ल, मा ले सा नू। ठीक है, इस तरह 3-4 स्टेटमेंट देगा और चाइनीज भाषा में कोड करेगा। फिर पूछेगा मोहन का कोड क्या होगा, गुड का कोड क्या होगा, इज का कोड क्या होगा, या अ का कोड क्या होगा, इस टाइप के। तो ये 4-5 टाइप के प्रश्न बनते हैं। हम सबको एक एक करके करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दूं कोडिंग डिकोडिंग है क्या और इसको समझते कैसे। इसके लिए मैं 2 तरीका बताता हूं, कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। खूब ध्यान से सुनना। पहली बात, कोडिंग का मतलब होता है किसी भी नॉर्मल बात को, सामान्य बात को किसी पैटर्न से कोड कर देना, किसी पैटर्न से कोड कर देना। जैसे सारे लोग बताना
एक व्यक्ति ने, किसी ने किसी को एक नंबर लिख के दिया, आपको बताना इसके अर्थ क्या होते हैं। सोचना शुरू करो। किसी ने किसी को लिख के दिया 143, यह एक कोड है। समझ गए? बस ज्यादा मत लिखो, बस इतना लिखो, वही तोता वाली कहानी, समझ तो गए ही होगे, है ना? सही बात बेटा, समझ तो गए ही हो। ठीक है। दरअसल सारा खेल इसी का है, अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, गुड। अब रुक जाओ, अब मैं फिर आपको सिखाता हूं। अब समझ गए? मैं समझ गया कि सारे लोग समझ गए। दरअसल कोड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पैटर्न पे देना, और जिस पैटर्न पे देंगे उसको डिकोड कौन करेगा? जो उस कोड का पैटर्न जानता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं स्वतः और आप सारे लोग जो क्लास में लाइव हो, हम लोग एक मिलिट्री मिशन का हिस्सा हैं, यानी सेना एक मिशन करना चाहती है, उसके हम लोग हिस्सा हैं। और मिशन क्या है? मिशन ये है कि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी पर डाकुओं ने डेरा डाल रखा है। डाकू मतलब समझते हो? डकैतों ने विद वेपन AK-47 लेकर के, और कुछ लोगों को बंधक बना रखा है, आम नागरिकों को। और हम सारे लोग सेना के लोग हैं, मैं स्वतः और आप। पद किसी का छोटा बड़ा हो सकता है, पर हम सारे लोग सेना के लोग हैं। खूब ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट का आदेश आया कि हमारी टुकड़ी को, जो हमारा प्लाटून है, उसको तुरंत डिप्लॉय होना, यानी जाना है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। और जा करके डकैतों से उन बंधकों को छुड़ाना है। संभव हो सके तो डकैतों को पकड़ा जाए, और नहीं पकड़ा जाए तो उन्हें मार दिया जाए। ये जिम्मेदारी हमें दी गई। अब हम सारे लोग यहां एक मीटिंग में इकट्ठा हुए, और जब सारे लोग मीटिंग में इकट्ठा हुए तो हम लोगों को पता है कि जब वहां हम जाएंगे और चारों तरफ से घेरना शुरू करेंगे, तो डाकू जो पहाड़ पे बैठे हैं वहां से गोली चलाएंगे, हम सारे लोग मारे जाएंगे। अब ध्यान सुनना, यहीं से कोडिंग की कहानी शुरू होती है। फिर हम लोगों ने एक प्लान बताया। क्या प्लान बनाया? प्लान ये बनाया कि जब हम लोग डकैतों के पास चलेंगे तो एक स्ट्रेटजी चलेगी। स्ट्रेटजी क्या होगी? कि हम लोग गाड़ियों से चलेंगे, उसमें बड़े बड़े स्पीकर माइक लगा के रखेंगे, साउंड बॉक्स, और उन्हें माइक पर बोलते हुए चलेंगे कि यदि आप लोग सरेंडर कर दो, चूंकि डकैतों ने आम लोगों को बंधक बनाया तो उनकी कुछ मांगे भी होंगी, तो हम लोग कहेंगे कि हम आपकी मांगे पूरी कर रहे हैं, और आपको हम बार बार कहते हैं आप अपने आप को सरेंडर कर दें, तो सरकार आपके लिए रास्ता भी दे देगी, आपको छोड़ भी देगी, और आपकी मांगे भी मान लेगी। खूब ध्यान से सुनना। लेकिन गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि या तो उन्हें पकड़ना है या मारना है। अब अगर वहां हम नजदीक जाएंगे, मान लिया आप कमांडर हो या मैं कमांडर हूं, अगर मैं माइक पे बोलूंगा कि गोली चलाओ, तो जब मैं माइक पे बोलूंगा गोली चलाओ, तो आप लोग तो सुनेंगे ही, डाकू भी सुनेंगे कि कमांडर ने कहा गोली चलाओ, तो आप जब चलाएंगे तो वो भी चलाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, जो ये गोली चलाओ है ना, गोली चलाओ यानी स्टार्ट द फायर, ये गोली चलाओ एक आम शब्द है, आम बोलचाल का शब्द है। इसको हमने कोड कर दिया। कोड क्या कर दिया? सूर्य ढलने वाला है, यानी शाम होने वाली है। हम लोगों ने अपनी मीटिंग में इसे कोड कर दिया। ठीक है, मीटिंग में हमने कोड कर दिया, आप लोगों ने सुन लिया। अब ध्यान सुनना, अब आप समझ गए कि गोली चलाओ को कोड कर दिया गया सूर्य ढलने वाला, तो इसे कहते हैं बेटा कोड।
गोली चलाओ का कोड हमने बनाया कि सूर्य ढलने वाला है। अब जैसे ही हम लोग अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी के नजदीक पहुंचे, माइक पे अनाउंस करते जा रहे हैं कि आप चिंता ना करो, आपके लिए खाने का सामान लेके आ रहे हैं, आपकी मांगे भी मान लेंगे। मेन रोड से मैं जा रहा हूं, आप सारे लोग जंगलों से फैल रहे हो विद वेपन, क्योंकि एक तरफ से तो घेरेंगे नहीं, चारों तरफ से घेरेंगे। अब जब मैं एकदम नजदीक पहुंच गया पहाड़ी के, मुझे यह अंदाजा था कि मेरे साथ वाले तमाम साथी पहाड़ी के एकदम नजदीक पहुंच गए, यानी उनके रेंज में अब डाकू आ गए, जिन्हें पैर में गोली मार के या कैसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, बंधकों को छुड़ाया जा सकता है। तो मैंने कहा सूर्य ढलने वाला है। मैंने उन डाकुओं को माइक पे कहा कि आप लोग सरेंडर कर दें, वरना सूर्य ढलने वाला है, रात होने वाली है। खूब ध्यान सुनना। जैसे हमने कहा सूर्य ढलने वाला है, तो जो कोड नहीं जानता वो इसको डिकोड नहीं कर पाएगा, तो आप तुरंत इसको डीकोड कर लेंगे। कैसे डीकोड कर लेंगे? क्योंकि आप कोड का पैटर्न जानते हैं। तो जैसे मैं कहूंगा सूर्य ढलने वाला है, तो आप समझेंगे कि सर ने कह दिया कि गोली चलाओ। कुल मिला के कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न है, इसी पैटर्न पे चलता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। एक बच्चा लिख रहा है 143 का कोड मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज सर बताएं। उतना समझने की जरूरत नहीं, जब बड़े हो जाओगे समझ जाओगे, अभी नाबालिग हो। आप इसको समझो, गोली चलाओ का मतलब हुआ को हमने कोड कर दिया सूर्य ढलने वाला है, और सूर्य ढलने वाला है जैसे ही मैंने बोला, तो ये आप क्या समझ जाओगे? गोली चलाना है, आप फटाफट गोली चला दोगे। तो एक तो कोडिंग डिकोडिंग का ये हो गया। एक और उदाहरण दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेंटली, प्रीवियस क्लास में बताया था कि बेटा सी सेट और रीजनिंग में ही अंतर है। रीजनिंग में हम सिर्फ टॉपिक पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। सी सेट का मतलब हुआ कि हमारा दिमाग इस बात के लिए तैयार हो जाए कि ये टॉपिक क्या है, कैसे हैंडल करना है, कैसी सोच बनानी है। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। एक एग्जांपल और देता हूं, इस एग्जांपल के बाद हम सीधा प्रश्नों पे आ जाएंगे। ठीक है, क्या है दूसरा एग्जांपल? एक बार क्या हुआ, एक कॉलोनी थी। कॉलोनी समझते हो? मोहल्ला, जैसे आप भी रहते हो, गांव। तो कॉलोनी या मोहल्ला था, वहां बहुत से लोग रहते थे। तो कॉलोनी में दो दोस्त थे, एक ही साथ 10th में पढ़ते थे। किस क्लास में? 10th में, 10वीं में पढ़ते थे। एक के पापा पुलिस इंस्पेक्टर थे, एक के पापा पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे। पुलिस कॉलोनी थी। दोनों किस क्लास में पढ़ रहे थे? 10th में। खूब ध्यान से सुनना। जिस बोर्ड में के अंतर्गत पढ़ रहे थे वो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोई बोर्ड हो सकता है। जिस बोर्ड में पढ़ रहे थे, सुबह आया कि आज रिजल्ट आएगा। संजोग से जिसके पापा इंस्पेक्टर थे, उस दिन वो इंस्पेक्टर साहब घर पे ही थे, यानी उनकी ड्यूटी नहीं थी। अब जो सब इंस्पेक्टर का बेटा था वो आया, इंस्पेक्टर के बेटे से मिला कि यार बेटा आज रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या होगा, चलो देख के आते हैं। तो उसने कहा यार मैं तो जा नहीं सकता, पापा हैं घर में, पता नहीं क्या समझेंगे, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ और रिजल्ट देख के आ जाना। तो उसने कहा रिजल्ट देख के तो आ जाऊंगा, पर फिर तुम्हारे घर आके बताऊंगा कैसे? पास हो गए तो अच्छी बात है, फेल हो गए तो कैसे आऊंगा? कहा कोई बात नहीं, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर एक विषय में मैं फेल हो जाऊं, एक विषय में, तो तुम मेरे घर के सामने जो पार्क है ना, वहां खूब तेज तेज चिल्लाना, जय हो जय हो जय हो। जैसे ही तुम कहोगे जय हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि एक विषय में फेल हो गया। क्या ठीक है? कहा लेकिन अगर तुम 2 विषय में फेल हुए तो कहा कोई बात नहीं, तब तुम कह देना राधे राधे। कहा ठीक है बेटा।
कहा लेकिन ये भी कोड बता दो कि अगर 3 विषय में फेल हो गए फिर क्या बोलेंगे। तो उसने कहा फिर तुम बोल देना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो मैं समझ जाऊंगा कि 3 विषय में फेल हो गया। और विषय कुल कितने थे? 6। अब उसने भी नहीं सोचा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके दोस्त ने, वो चला गया। अब 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, दोस्त आ ही नहीं रहा है। एक बार भी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, न जय हो, न कोई राधे राधे बोल रहा है, न कोई ब्रह्मा विष्णु महेश बोल रहा है। तब तक घर के बाहर पार्क में बड़ी तेजी आवाज आने लगी। आवाज क्या आ रही थी? आवाज आ रही थी, बोलो सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय। क्या आवाज आ रही थी? बोलो सच्चे दरबार की जय। तो उसका दोस्त समझ गया कि हमारा सारा का सारा कार्यक्रम हो गया, हम सारे विषय में फेल हो गए। तो ये कोडिंग डिकोडिंग की कहानियां हैं। इस तरह आपको अपने आस पड़ोस, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार में तमाम कोड मिल जाएंगे। जैसे एक कोड और बताता हूं। पापा ड्यूटी से आए या बाहर से काम करके आए, घर पे आए, अब मम्मी सो रही हैं। पापा मम्मी से डरते बहुत है, समझ लेना। मम्मी सो रही है, घर में आए, अब आप वहीं बैठे पढ़ रहे हो या पढ़ रही हो, पापा आ गए, उन्होंने देखा मम्मी सो रही हैं, तो पापा मम्मी से डरते बहुत हैं, क्योंकि मम्मी की स्थिति अगर सो रही हैं, उस समय कोई खटखुट आवाज आ गई तो मम्मी फायर कर देंगी। तो पापा अगर बोलेंगे तो आवाज आ जाएगी, फिर मम्मी फायर कर देगी। तो पापा ने बोला नहीं, आपकी और उनकी आंखें मिली, पापा ने ऐसे कहा। समझ रहे हो? समझ गए होगे कि पापा कह रहे हैं पानी पिलाओ, ज्यादा एडवांस हैं तो कह रहे हैं चाय पिलाओ। ये क्या है? कोड ही तो है। नहीं, इसका मतलब बहुत कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जैसे पापा बाहर से आए, उन्होंने इशारा किया, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इनको पानी या चाय की जरूरत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम पूरे लाइफ में कोडिंग डिकोडिंग जैसे टॉपिक से गुजरते हैं। यह होता है टॉपिक का मतलब। और बिल्कुल कठिन टॉपिक नहीं। यूपीएससी जो प्रश्न पूछेगा वो भी कठिन नहीं होगा। किसी भी एग्जाम में आप अपीयर होंगे, कहीं भी आपको प्रश्न कठिन नहीं लगेगा। अब हम प्रश्न की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग के बाद हम अदर्स पे आएंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने पहला प्रश्न। ट्वेंटी 25 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 5। 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2। 18 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 8। तो 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या होगा? दरअसल ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और ये प्रश्न किसी न किसी सिस्टम को फॉलो करता है। अब आपको सिस्टम बनाने हैं कि वो सिस्टम कैसे काम करेगा, और ऊपर के जो 3 दिए हैं उन्हीं पैटर्न पे चौथे का आंसर निकालना है। कोशिश करो।
देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि जो ये तीनों पे पैटर्न लागू होगा वही चौथे पे लागू होगा, यही है नंबर कोडिंग। अब आपको गुणा, भाग, जोड़, घटाना जो करना हो वो करो, पर इन तीनों पे एक ही पैटर्न लागू होना चाहिए। अगर तीनों पे सेम पैटर्न होगा तो चौथा उसी का आंसर हो जाएगा। अब हम इसको ट्राई करते हैं। पहले हमने सोचा कि 25 में 5 से भाग होगा, तो 25 में 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 5। ठीक है। 8 में 4 से भाग करेंगे 2 आएगा, ये भी ठीक है। लेकिन 18 में 6 से भाग देंगे तो 3 आएगा, जबकि यहां पे क्या लिखा है? 8 लिखा है। इसका मतलब ये भाग नहीं है। अगर ये डिवीजन होता तो जैसे इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका भी आ जाता तो हमारा आंसर आ जाता, पर ये डिवीजन नहीं है। फिर क्या हो सकता है ये? फिर हमने जोड़ ट्राई किया, 25 और 5 को जोड़ दिया तो 30 हुआ। 25 5 को जोड़ दिया 30 हुआ। अब 30 को मैं एक कांस्टेंट नंबर 6 से भाग दिया, 5 आ गया। फिर हमने 8 और 4 को जोड़ा, 12 हुआ। सेम कांस्टेंट नंबर यानी 6 से भाग दिया तो 2 आएगा, ये भी सही है। लेकिन 18 और 6 को जोड़ा तो 24 आएगा, और 24 को 6 से भाग देंगे तो 4 भागफल होगा 4, पर यहां क्या है? 8। इसका मतलब जो अभी हमने सोचा वो भी क्या है? गलत है। तो ये भाग है नहीं, जोड़ है नहीं। घटाना भी देख लेते हैं। 25 में से 5 घटाया 20 आया। 20 को 4 एक कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं, 4 से भाग देंगे 5 आ गया। पर 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। इसमें तो यही फेल हो गया। तो ये भाग है नहीं, जोड़ है नहीं, घटाना है। अब बचा गुणा। हम गुणा के बारे में क्या जानते हैं? मल्टीप्लीकेशन के बारे में, कि जब किसी से किसी का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो नंबर बड़ा हो जाता है। जबकि यहां जितने नंबर हैं क्या है? सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट मतलब इकाई अंक में, इकाई अंक में ही है। तो चलो फिर भी देखते हैं। अच्छा, ये दोनों तब भी थोड़ी राहत दे रहे हैं। सबसे ज्यादा कष्ट कौन दे रहा है? ये 18 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 8। सबसे ज्यादा कष्ट यहीं से मिल रहा है। तो 18 में 6 का गुणा करेंगे तो 18 छक्के 108। अब हमें थोड़ी सी राहत मिली कि 108 में जो इकाई अंक है वो क्या है? 8 है। ये एक पैटर्न हो सकता है। 8 चौक 32, इकाई अंक क्या है? 2। इसी तरह 25 पंचे 125, इकाई अंक क्या है? 5। ये एक पैटर्न मिल गया। गुणा करने के बाद जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, वो हमारा क्या बन गया? पैटर्न बन गया। तो 9 तिरिक 27, तो आंसर क्या होगा? 7। सो 7 इज द राइट आंसर। ठीक है। अब मैं समझता हूं सबको ये सारे प्रश्न जो हम लोग कर रहे हैं ये थोड़े से मजेदार प्रश्न हैं। अगला प्रश्न, ट्राई करिए।
54 प्लस 43 इक्वल टू 2। हम क्या सोचेंगे, ये 2 इकाई अंक है लेकिन ये 10 इकाई अंक नहीं है। जैसे इसके पहले इकाई अंक का सिस्टम था ना, यूनिट डिजिट का, पर यहां 2 तो इकाई अंक है पर 10 ऐसा है, 2 अंकों में है। यानी अब हमें कुछ और सोचना है। क्या सोचेंगे, ये 2 है, ये 10 है, यानी इकाई अंक का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। पर एक बात सच है कि इनके बीच कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये नंबर्स बड़े हैं और ये नंबर छोटे। ध्यान से सुनो, ये नंबर बड़े हैं, ये नंबर छोटे। मैं तो पैटर्न आपको बता रहा हूं। बड़े नंबर से छोटा नंबर कब आएगा, या तो घटाना हो या तो भाग हो, या उनके नंबर के साथ कुछ ऐसा मिसलिनियस किया जाए कि यूनिट डिजिट निकले। तो ये यूनिट डिजिट तो है नहीं, छोटा नंबर है, तो या तो घटाने से आएगा या तो भाग देने से। आइए देखते हैं। 54 में से 43 माइनस कर देंगे तो आएगा 11। 54 में से 43 घटाएंगे तो आएगा 11। अब हमारे दिमाग में खुराफात आ सकता है कि 11 का एक और एक जोड़ दिया तो ये आ गया 2। हो भी सकता है और होता भी है। पर 60 में से 51 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9। पर यहां लिखा है 10। अब कुछ लोगों के दिमाग में खुरापात आएगा कि 9 है तो 9 में एक जोड़ दिया, 10 हो गया। उस कंडीशन में ये दोनों पैटर्न अलग अलग हो जाएंगे, और जब अलग अलग हो जाएंगे तीसरे का आंसर आप कर नहीं पाओगे। पैटर्न तो सेम होना चाहिए, ठीक है। वही जैसे कहा ना, सूर्य ढलने वाला है तो गोली चलाओ। चूंकि अब सूर्य ढलने वाला मतलब गोली चलाओ, ऐसा नहीं कि सूर्य ढलने वाला तो कुछ लोग सोने लगेंगे। कोड तो सब जगह समान रूप से लागू होगा, बट ये नंबर छोटे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, 5 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 3 कर दें तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। यहां पर 6 माइनस 0 कर दें यानी 60 का, और 5 में 51 में से 5 में से एक घटा दें तो हो जाएगा 6 4 10। अज्ञान से तो 6 में से 2 घटाया, 7 में से 2 घटाया, 4 और 5 कितना होगा, 9। जितने लोगों के 9 आंसर आए हैं सबके आंसर सही है, बिल्कुल मनमोहन। 9 इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व करिए, ये वाला जो आपके सामने है। बिल्कुल जिसका सही था वो सब बधाई के पात्र है।
हार्ड बिल्कुल नहीं है, आपको पैटर्न सोचना है। पैटर्न क्या है? 20 और 15, 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा, 35। पर यहां क्या है? 24। अब 20-15 का योग तो 24 नहीं है, घटाना हो नहीं सकता, गुणा हो नहीं सकता, भाग भी नहीं हो सकता। अगर घटा के छोटा किया गया होता तो भी इससे छोटा नंबर आता है, यानी मिडिल का नंबर आया, मध्य का नंबर। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे नहीं आ रहा है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति, नया व्यक्ति इस प्रश्न को देखेगा अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम, या थोड़ी प्रैक्टिस के बाद भी कठिन प्रश्न आएगा देखेगा, तो उसके दिमाग में क्या आइडिया आएगा? यही आइडिया आएगा जो हम शेयर कर रहे हैं कि भाई ये जोड़ हो नहीं सकता, घटाना हो नहीं सकता, भाग है नहीं है, बड़ी संख्या नहीं है, गुणा नहीं हो सकता, इकाई अंक भी नहीं हो सकता क्योंकि इकाई अंक में है नहीं। इसका मतलब नंबर्स के साथ कोई गेम किया गया है। तो वो गेम क्या हो सकता है? नंबर को एडिशन करके सबसे मतलब मल्टीप्लाई किया गया हो, नंबर को एडिशन करके 3 टाइम 4 टाइम मतलब मल्टीप्लाई किया गया हो, यही सब इसमें चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। 2 + 0, 1 + 5, तो 2 और 6 कितना हो गया? 8। अब हमें पता है कि अगर 8 में हम 3 से गुणा कर दें तो क्या आएगा? 24। अब किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए 3 कहां से आया। 3 इज द कांस्टेंट नंबर, है ना। यहां देखते हैं, 6 × 4 = 10, 14, 14 तिरिक 42, 42 आ गया। क्लियर? अब यहां 36 इज द राइट आंसर। बनेगा, जिनसे नहीं बन रहा उनसे भी बनेगा, बस आप सोचो वैसे जैसे मैं सोचने को कह रहा हूं। यानी प्रश्न देखें तो ऐसा नहीं बस ऐसे देखते रह जाएं। देखने का मतलब अलग अलग एंगल पे, वही एटम बम की तरह, मतलब एक साथ 2 3 4 जितने तरीके हो सकते हैं दिमाग से अप्लाई करने की कोशिश करनी होगी। और जब आप ऐसा करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारे ख्याल से नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न, 33 + 45 = 30, 90 और 26 ये हुआ 40, तो 13 और 27 का क्या होगा? अब निकिता इसके बारे में सोचो, लिखी हो ना कि सोच नहीं पा रही हो, अब सोचो।
क्लास रुकी नहीं है रानी, क्लास चल रही है। ये प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न ने दिमाग रोक रखा है, क्लास नहीं रोक रखा। क्लास तो चल रही है, ये लो मैं आ गया सामने, क्लास चल रही है, प्रश्न ने दिमाग को रोक रखा है। सोचो, इधर देखिए, सेम वैसे जैसे इसके पहले वाला प्रश्न था वही तो है ये। इससे पहले जो प्रश्न किए हैं बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है, सेम आ जाएगा आंसर। चलो निकालते हैं। 3 3 प्लस 4 और 5, 3 3 6 और 9, कितना हो गया? 15। 15 आ गया। अब हमें पता है कि हम अगर दो कांस्टेंट ले लेंगे तो 15 दूना क्या हो जाएगा? 30 आ जाएगा आसानी से। हाँ मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये आ जाएगा। 3 3 6 और 5 4 9, 9 6 15, 15 दूना क्या होता है? 30 आ जाएगा। 9 और 0, 2 और 6, 6 2 8 और 9 8 कितना होगा? 17। जैसे ही 17 आया तो ऊपर तो 15 दूना 30 हो रहा है, पर अब 17 का क्या करें? 17 से 40 तो आएगा नहीं, यानी सफर यहां पे रुक गया। पर सफर रुकेगा नहीं, जो स्मार्ट होंगे उनका नहीं रुकेगा। कैसे? ये दोनों विषम संख्याएं हैं, ध्यान से देखो, इसीलिए कहते हैं ना कि स्टडी हमेशा होल होगी तो अपने काम आएगी। और ये दोनों क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर। और ये क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर से इवन नंबर कब आएगा? जब इनको हम जोड़ देंगे। तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, अब आ जाएगा आंसर। 6 पंचे 30 और 8 पंचे 40, आ गया आंसर। इसका भी आ जाएगा। सात दो नौ, 9 4 13, 1 और 3 कितना होगा? 4, 4 पंचे 20 इज द राइट आंसर। बिल्कुल, जिनका सही है सही है। ये बिल्कुल टफ नहीं है, ये टफ था, अब टफ नहीं है। अब तो आपने सीख लिया ना कि प्रश्न से फाइट कैसे करते हैं। टफ तब होता है कलुआ बेहोश हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात। अच्छा, कलुआ बेहोश हो गया इस प्रश्न को देख के। अगला प्रश्न, 52 इंटू 45 बराबर 30, 73 गुणित 21 बराबर 23, 84 गुणित 52 बराबर 42, तो 62 इंटू 43 इक्वल टू व्हाट? क्या होगा?
बिल्कुल बच्चा आकाश चौधरी, सी सेट है ही साम दाम दंड भेद। दरअसल ये जो साम दाम दंड भेद बात कही गई थी, साम दाम दंड भेद का मतलब होता है कि आपका दिमाग एक साथ कई बिंदुओं पे विचार करे, है ना। और वही है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, क्योंकि आप जब डीएम बनेंगे पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है। नहर का पानी बह रहा है उसकी जिम्मेदारी, बिजली की व्यवस्था खराब हो गई उसकी जिम्मेदारी, कहीं बवाल मच गया उसकी जिम्मेदारी, है ना। जमीन जायदाद मतलब हर काम की, आप जिलाधिकारी हैं ना, तो आपको सीएम को पीएम को हर जगह जवाब देना है। तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या कल को आप फॉरेन सेक्रेटरी हो गए, या किसी देश में मान लिया अमेरिका में आप भारत के राजदूत हो गए, एम्बेसडर हो गए, तो वहां जो प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी तो उसको अगर एक साथ कई बिंदुओं पे आप सोच नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो मैटर हल नहीं होगा। और मुझे लगता है ये प्रश्न सबके जीवन में बाहर ला देगा। इस प्रश्न से सबके जीवन में बाहर आ जाएगी। हमारे ख्याल से सबके जीवन में बाहर आ गई। बस इसी बाहर का इंतजार था, जीवन में बाहर चलनी चाहिए, सबके आंसर आने लगे, सब खुश होने लगे। बड़ा सिंपल सा था। 52, 45, 30, अगर जैसे कहते हैं खूब ध्यान से केवल आप इनको देख लेंगे ना, खूब ध्यान से, जैसे साउथ इंडिया की मूवी आपने कभी देखी होगी, साउथ की फिल्में, उनमें कई बार ना हीरोइन जो होती है ना, गुस्से में ऐसे आंख लाल करके देख लेती है तो जंगल में आग लग जाती है। कभी देखा है? कभी देखा है कि साउथ इंडिया का कोई सुपरस्टार, फिल्मी सुपरस्टार, केवल आंखों से घूर देता है तो जो विलेन होते हैं ना, खलनायक, उनकी गाड़ियां ही पलट जाती हैं आंखों से। अगर उन्हीं आंखों से आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, किन वाली आंखों से? साउथ इंडिया वाली आंखों से, तो 5 दूनी 10 और 4 पंचे 20, आंखें ही बता देंगी कि 10 और 20 कितना होगा? 30। 5 दूनी 10 प्लस 4 पंचे 20, 10 और 20 कितना हो गया? 30। 7 तिरिक 21 प्लस 2 एक कम 2, 21 और 2 23, 8 चौक 32 और 5 दूनी 10, 32 और 10 42, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12 और 12 12 24। आप अपने दिमाग में रख लो, संसार का कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता। बस अंश मिश्रा ने लिखा, हाँ सर ग्रेविटी भी बिल्कुल फेल हो जाती है। साउथ इंडिया मूवी में हीरो हीरोइन के सामने सब कुछ फेल है। वो चाहें तो दिन को रात कर दें और रात को दिन कर दें, वो चाहें तो मुर्दे को जिंदा कर दें और जिंदे को कुछ सेकंड में मुर्दा कर दें। वहां जल्दी मारपीट नहीं करनी पड़ती, हीरो बस केवल ऐसे करता है, 30-40 गिर जाते हैं। चलो वो वाली आंख पैदा करनी पड़ेगी दिमाग में। अगला प्रश्न, 94 प्लस 31 प्लस 22 इक्वल टू 43। 56 प्लस 85 प्लस 28 इक्वल टू 86। तो 27 प्लस 45 प्लस 25 इक्वल टू 8।
बिल्कुल एकदम आसान। 9 चौक 36, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 36 3 39 4 43, 5 छंग 30, 8 पंचे 40, 40 30 70 और 2 अट्ठे 16, कितना हो गया 86, 2 सत्ते 14, 4 पंचे 20 और 2 पंचे 10, 20 10 30 और 14 44 इज द राइट आंसर। और हमारे ख्याल से सबका आ रहा है, देर से ही सही दुरुस्त आया, सबके आंसर आ रहे हैं, किसी की गलत थोड़ी हो रहा है। और कुल मिला के आपने ये सीख लिया कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। पहला ये कि कोड होगा तो डिकोड होगा, और डिकोड उसी को करेंगे जिसका कोड पता होगा। तो कोड कब पता होगा, या तो प्रश्न के पैटर्न में दिया हो या हम सोच के निकालें। तो आज एक ही वैरायटी पढ़े हम लोग, आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और उम्मीद करता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग की क्लास आपने आनंद से एंजॉय किया। कल यही सेक्शन कंटिन्यू रहेगा। हम लोग नंबर टू लेटर सीखेंगे, लेटर टू लेटर सीखेंगे, स्टेटमेंट कोडिंग सीखेंगे और प्रीवियस ईयर भी करेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।